स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर के सामने यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी ड्राम को बताएंगे दोस्तों। एक दिन के इंतजार के बाद जब करने लगे एग्जिट पोल तो उसके बाद अचानक से नतीजों में परिवर्तन देखने को मिला है। दोस्तों बताएंगे कैसे इंडिया गठबंधन को 100 से नीचे निपटाने वाले अब एग्जिट पोल के अंदर भी अचानक से बदलाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। साथ ही साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं में महागठबंधन का जोर नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे कैसे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और तमाम नेताओं से आगे बढ़त बनाई हुई है और जमकर उनको समर्थन मिल रहा है। इसी के साथ में बताएंगे बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। दोस्तों आंकड़ों की पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में ईवीएम को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। साथ साथ बताएंगे कहां पर चुनाव खत्म होते ही कुछ ऐसे बड़े कांड पकड़े गए हैं जिसे लेकर चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछे गए। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव इस बार दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों 11 तारीख को जब सुबह से ही लगातार वोट डाला जा रहा था, ऐसे में शाम होते होते एग्जिट पोल दिखाने की होड़ मच गई। दोस्तों सभी टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल आने लगे, यानी एक तरीके से जनता को गुमराह करने के लिए और चौतरफा चल रहे कंपटीशन से बचने के लिए आनन फानन में कोई भी आंकड़ा एग्जिट पोल के द्वारा जारी कर दिया गया। दोस्तों ऐसे में अब ये धीरे धीरे करके एग्जिट पोल लाइन पर आने लगे हैं। आपको बता दें कि एक दिन बीता तो अब एग्जिट पोल का परिणाम भी बदलने लगा है। दोस्तों दरअसल खबर यह सामने आ रही है कि देश के अंदर एग्जिट पोल करने के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित संस्थान अगर कोई है दोस्तों तो एक्सिस माई इंडिया है। ये लोग अपनी जिम्मेदारी को भी मानते हैं। जब जब इनका एग्जिट पोल गलत होता है ये माफी भी मांगते हैं और एक्सिस माई इंडिया के संस्थापक प्रदीप गुप्ता की ओर से कई बार रोते हुए टीवी स्क्रीन पर अपने एग्जिट पोल को दिखाया गया है। दोस्तों यानी मेहनत करने की कोशिश जरूर करते हैं तो इस एग्जिट पोल में कुछ ना कुछ वास्तविकता जरूर होती है। यही बड़ा कारण है कि जब 11 तारीख को शाम होते होते दूसरा चरण खत्म हो गया दोस्तों, तब अचानक से ताबड़तोड़ एग्जिट पोल हर चैनल पर आ रहा था, लेकिन एक्सिस माई इंडिया की ओर से एग्जिट पोल जारी नहीं किया गया। इन्होंने एक दिन का इंतजार किया और बीते दिन शाम को इन्होंने अपना एग्जिट पोल जारी किया है। तकरीबन 24 घंटे के बाद इनका एग्जिट पोल आया है दोस्तों, और इन्होंने तमाम तरीके के पुराने दावों को मिट्टी में मिला दिया है। दोस्तों तमाम एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को मिनिमम यानी कम से कम 140 और मैक्सिमम 194-95 सीटें दी जा रही है। एक एग्जिट पोल में तो 209 सीटें एनडीए गठबंधन को दी जा रही थी। दोस्तों ऐसे में एक दिन रुककर जब इन्होंने एग्जिट पोल निकाला तो इनके जो आंकड़े हैं उससे पता चल रहा है कि एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े से नीचे भी रह सकता है और बहुत ज्यादा ताकत अगर एनडीए गठबंधन लगा लेगा तो 140 तक पहुंच जाएगा। यानी आंकड़ों की बात करें तो इसमें दो तरीके के आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों। एनडीए गठबंधन के लिए 121 से 141 का आंकड़ा दिया गया है, यानी 122 नंबर चाहिए बहुमत हासिल करने के लिए। तो हो सकता है कि एनडीए गठबंधन 122 भी प्राप्त ना कर पाए, 121 पर निपट जाए। यानी यह भी संभावना है कि एनडीए गठबंधन का अपने दम पर कोई बहुमत नहीं आए और 140 इनका हाईएस्ट स्कोर हो सकता है। वहीं पर महागठबंधन को लेकर जो इससे पहले एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा था कि महागठबंधन 100 का आंकड़ा भी नहीं टपेगा, उसे पूरी तरीके से गलत बताया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अब जो ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आया है इसमें महागठबंधन को कम से कम 98 सीटें और इससे ज्यादा अगर मैक्सिमम पर जाते हैं तो 118 सीटें मिल सकती है, यानी बहुमत से केवल 4 सीटें कम तक मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें तीनों संभावनाएं लेकर चली जा रही है। एक तो एनडीए गठबंधन 140 प्राप्त कर सकता है या महागठबंधन बहुमत की स्थिति में आ सकता है या फिर दोनों के बीच में मुकाबला लगभग कड़ा हो सकता है। ऐसे में एक बात तय हो गई है दोस्तों की एग्जिट पोल के अंदर धीरे धीरे करके जो पहले की मानसिकता थी वो बदल गई है। ऐसे में एक और जो बड़ी जानकारी है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है कि एक्सिस माई इंडिया दावा करता है कि सीटों की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड को 56 से 62 सीटें मिल सकती है और राष्ट्रीय जनता दल को 67 से 76 सीटें अपने दम पर मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी 50 से 56 पर निपट जाएगी और कांग्रेस पार्टी को लेकर जो दावा किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी, तो कांग्रेस पार्टी इस बार 17 से 21 सीटें जीतने की स्थिति में है। दोस्तों वीआईपी पार्टी 3 से 5 सीटें जीतेगी। सीपीआई माले को 10 से 14 सीटें मिल सकती है। आईआईपी पार्टी को 0 से 1 सीट और जो अदर लोग हैं उनको 0 से 1 सीट मिल सकती है। तो ऐसे में दोस्तों जो बड़ी बात है वो ये कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड है और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है, जो इससे पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी। यानी बीजेपी का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है और जनता दल यूनाइटेड आगे बढ़ी है दोस्तों। और एनडीए गठबंधन के जीत का सबसे बड़ा कारण जनता दल यूनाइटेड बताया जा रहा है क्योंकि वो 56 से 62 सीटें जीतने की स्थिति में है। मत प्रतिशत की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 41% मत मिल रहा है लोगों का, जबकि एनडीए गठबंधन को 43% यानी 2% एक्स्ट्रा वोट मिल रहा है। 2% के अंतर से ही दावा किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन को तकरीबन 5-6 सीटें एक्स्ट्रा मिली हुई है। ऐसे में दोस्तों ये जो सर्वे इत्मीनान से बनाया गया है इसमें कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ वास्तविकता दिखाई दे रही है। कारण यह है कि क्लोज कॉन्टेस्ट, क्लोज फाइट दिखाया जा रहा है, लगभग बराबरी की टक्कर चल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार के चुनावी राजनीतिक इतिहास में सबसे रोचक चुनाव होगा और काफी क्लोज इलेक्शन होगा, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से बार बार अपील की जा रही है कि वो डंके की चोट पर स्ट्रांग रूम के बाहर जुट जाए और किसी भी तरीके की गलत हरकतों को बर्दाश्त ना करे और तुरंत शिकायत दर्ज करवाए। दरअसल हुआ ये कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक बड़ी जानकारी देते हुए कहा गया कि वज्र ग्रह के बाहर ईवीएम की पहरेदारी कर रहे सभी महागठबंधन के कार्यकर्ता सजग रहे, सचेत रहे, कोई भी शंका होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करवाए और गठबंधन के वरिष्ठ साथियों को व्यवस्था की हर कोताही और लापरवाही की जानकारी दे, यानी वरिष्ठ नेताओं से सीधा संपर्क साध दे और कोई भी अगर थोड़ी सी भी कमी की जाती है तो उसके पीछे एक्शन लेने के लिए तैयार रहे। कुल मिलाकर दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी और सारी बड़ी पार्टियों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने लोगों को काम पर लगा रखा है। दोस्तों उनसे बोला गया है कि वो ध्यान रखे कि ईवीएम रूम में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें ना हो। पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव है। राष्ट्रीय जनता दल ने फिर से याद दिलाते हुए सबको लाइन पर बने रहने के लिए और लगातार नजरें गढ़ाकर रखने के लिए बोला गया है। अगर आप भी मानते हैं कि ये जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं केवल और केवल इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस कम करने के लिए आया हुआ है, इसीलिए इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा और उसी तरीके से मकूल जवाब देना पड़ेगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा डर अगर कोई है दोस्तों तो वो जनजी पॉपुलेशन है, जनजी आबादी है, क्योंकि जनजी समाज के लोग देश में नया बदलाव चाहते हैं। इसके लिए लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन को जनजी समाज का सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है। 18 से 19 साल के पहले जो वोट डालने के लिए मैदान में आए हैं दोस्तों, उसमें 46% लोग महागठबंधन को वोट दे रहे हैं और एनडीए गठबंधन को मात्र 37% वोट दे रहे हैं। महागठबंधन को 9% का इजाफा हो रहा है। इसी सर्वे में दावा किया गया है कि अगर 20 से 29 साल के बच्चों की बातें करें तो ये लोग भी महागठबंधन के पक्ष में पूरी तरीके से मजबूती से नजर आते हैं। महागठबंधन को 44% ऐसे युवा लोगों का समर्थन मिल रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन को मात्र 37% का समर्थन मिल रहा है। तो दोस्तों युवा वर्ग जो भी है, जिसमें जनजी है और जो 20 से 29 साल के लोग हैं, वे सारे के सारे इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की स्थिति बनेगी, इसके संकेत मिल रहे हैं दोस्तों, तो लिखकर जरूर बताएगा। युवा बदलाव चाहते हैं और बदलाव की बात महागठबंधन ही केवल कर रही है, बाकी बीजेपी के लोग तो जबरदस्त तरीके से युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से अच्छी खासी लीड बनाते हुए एक बड़ा समर्थन जुटाया है। दोस्तों इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जब जनता के बीच में सवाल पूछा गया कि आप लोग किसको मौका देना चाहते हैं, तो 34% लोग कहते हैं कि हम तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री चाहते हैं। नीतीश कुमार को ऐसा चाहने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 22% के आसपास है दोस्तों, और प्रशांत किशोर के लिए 4% है, यानी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की दावेदारी में तेजस्वी यादव के आसपास भी कोई नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव इस बार बदलाव लेकर आएंगे तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव खत्म होते ही मतदान केंद्र पर पर्चा मिला है दोस्तों। पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 219 की यह घटना है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। ग्रामीणों के द्वारा पर्ची मिलने के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुई और स्थानीय प्रशासन ने आकर स्थिति को संभालने की कोशिश की दोस्तों, और सारे के सारे वीवीपैट की पर्चियां इकट्ठा की गई और एक तरीके से जो गंभीर आरोप लगे इस पर जांच के आदेश दिए गए कि आखिर चुनाव के बाद क्यों ये पर्चियां ऐसे रास्ते पर फेंकी हुई मिली। इस पर स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये केवल मॉक पोल यानी जो ईवीएम के जांच करवाने के लिए पोल करवाए जाते हैं उससे जुड़ी हुई पर्ची है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे भी पर्ची को फेंकने की इजाजत क्या चुनाव आयोग ने दी है? गंभीर सवाल उठेंगे अगर इस तरीके से पर्चियां फेंकी जाएंगी। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अब मुजफ्फरपुर के स्ट्रांग रूम में कैमरा बंद होने की खबर सामने आई है दोस्तों। वीडियो शेयर किया गया है। लगभग सभी जिलों में ऐसी खबरें सामने आ रही है। चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है? ये जानबूझकर ऐसा कराया जा रहा है। लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे आरोप चुनाव आयोग के ऊपर मढ़े हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़कर बिहार के चुनाव पर था। ऐसे ही चुनाव आयोग का ध्यान ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा को लेकर कहीं और भटकता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों लोग ईवीएम और तमाम तरीके के अन्य मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग से गंभीर सवाल लगातार पूछना। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग को अगर लगता है कि उनके चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष है, तो फिर उनको इन सारे सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। ये ऐसे मामले हैं जिन पर कन्नी नहीं काटी जा सकती और ना ही काटने दी जाएगी। तो लिखिएगा जरूर दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे का समर्थन किया है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने एक जानकारी देते हुए कहा कि एक अजीत झा नाम का व्यक्ति है। अजीत झा ने हरियाणा चुनाव में वोट डाला, इसके बाद यह दिल्ली चुनाव में वोट डालने के लिए पहुंचा
पहुंचा और अब बिहार में वोट डाल रहा है। अजीत झा के पिता मिथिलेश झा के 3 वोटर आईडी है। यह है नरेंद्र मोदी का चुनाव आयोग का वोट चोर व्यवस्था। एक आदमी के 3-3 वोट है। इसी वोट चोरी व्यवस्था का पर्दाफाश नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। अब वोट चोरी की व्यवस्था सबके सामने आ गई है। ज्ञानेश कुमार जी, ये सबूत काफी नहीं है क्या? ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता यानी चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त से सवाल पूछा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी इन्हीं तस्वीरों पर बोलते हैं कि बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डाल रहे हैं और इस चोरी को छिपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और ईसी मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है, यानी एक के बाद एक खबरें आ रही है और लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालकर बता दे रहे हैं कि वो तो वोट डालकर आ गए। तो फिर अब बचा क्या है? चुनाव आयोग सबूत मांग रहा था, राहुल गांधी सबूत के सबूत बंडल लेकर आए। अब तो प्रैक्टिकल सबके सामने आ रहा है। पहले बोल रहे थे कि एक व्यक्ति ने 2 जगह वोट डाला, 3 जगह वोट डाला। राहुल गांधी ये दावा करते हैं लेकिन प्रूव करके दिखाए, उनके पास सबूत होना चाहिए। चुनाव आयोग को लग रहा था कि ऐसा बोल देंगे तो चुनाव आयोग के सीसीटीवी कैमरे की डिमांड की जाएगी कांग्रेस के द्वारा, और सीसीटीवी कैमरा अगर नहीं देंगे तो फिर इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है उसे वेरीफाई नहीं कर पाएगी और जनता के बीच में नहीं दिखा पाएगी कि आखिर कौन वोट डाल रहा है गलत तरीके से। ऐसे में दोस्तों, ये जो पूरा मामला है वो धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रहा है। जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी से लेकर एक बड़ा मुहिम शुरू कर सकती है। दोस्तों, तमाम सबूतों को भी और ज्यादा जुटाया जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से रोकने वाले अखिलेश यादव, जिन्होंने चुनाव आयोग के नतीजों से पहले इलेक्शन के एग्जिट पोल दिए जाने वाले लोगों का भविष्य ही खराब कर दिया। दोस्तों, अखिलेश यादव ने ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया, पार्टी ने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर की 70-70 का जाप जप रहे तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े फेल हो गए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 35 के अंदर निपटा दिया गया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का इसमें बड़ा योगदान रहा और अखिलेश यादव ऐसे किसी भी सर्वे एजेंसी को नहीं मानते। जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हल्के में ले रहे थे, वे सारे के सारे लोग बाद में एग्जिट पोल करने के बाद रोते हुए नजर आए। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अब बिहार के एग्जिट पोल को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, अखिलेश कहते हैं कि एक बार फिर से एग्जिट पोल आ गया है, इससे हम लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। ये एग्जिट पोल बनवाया इसलिए जाता है ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को, समाजवादी कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से मानसिक तौर पर कमजोर किया जाए। ये मैसेज भेजने की कोशिश की जाए कि भाजपा की सरकार तो बनी रही है, फिर मतगणना स्थल पर क्या जाना है, ईवीएम की सुरक्षा पर क्या ध्यान देना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर एग्जिट पोल को लोगों के दिमाग के साथ खेलने वाला एक प्रोग्राम बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ भी नहीं होता एग्जिट पोल। ऐसे ही अखिलेश यादव को हारता हुआ दिखाया जा रहा था दोस्तों, लेकिन अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को उल्टा बैकफुट पर धकेल दिया और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको लोग नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के अंदर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे के बाद लोगों का मोरल डाउन किया जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी आदेश जारी करते हुए, कांग्रेस की ओर से भी आदेश जारी करते हुए बोला जा रहा है कि हमको किसी भी कीमत पर ईवीएम के इलाके को नहीं छोड़ना, स्ट्रांग रूम को नहीं छोड़ना। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री कंगना रनौत, जो सांसद भी है, उनके ऊपर अब देशद्रोह का मामला चलेगा। दोस्तों, जो खबर है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर कंगना रनौत के खिलाफ किसानों ने अपमानजनक और राजद्रोह जनक बयान का आरोप लगाया था। दोस्तों, स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट के लोकेश कुमार की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की और इसमें कोर्ट ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत के कंगना के केस को खारिज किया था, अब उसी कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 11 नवंबर सोमवार को कंगना के वकील की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। कंगना के खिलाफ बीएनएस की धारा 356, 152 का केस चल रहा है। दोस्तों, कंगना बहुत कोशिश कर रही थी कि उनके ऊपर कोई भी मुकदमा ना हो, लेकिन कोर्ट ने आखिरकार कार्रवाई कर दी है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बार बार किसानों के खिलाफ उल्टा बयान देने वाले, किसानों की शहादत को भी पूरी तरीके से दरकिनार करने वाली कंगना रनौत के खिलाफ तो इस तरीके के मुकदमे चलने ही चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से इनको सांसद भी बना दिया गया, फिर भी इनमें उस तरीके की मानसिकता देखने को नहीं मिली कि लोगों को परेशान नहीं करना है और हर जगह राजनीति करने के लिए टपक जाती है। दोस्तों, और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि राजनीति का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है इनको, और इसीलिए कंगना रनौत के खिलाफ अब ये जो मामला चल रहा है ये अच्छी बात है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, खासकर जो बड़े बड़े सांसद है, उनके मन में थोड़ा डर तो बैठेगा। जो किसान जो आंदोलन करते हैं उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोलकर किसानों की छवि को खराब कर देते हैं। साथ साथ दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट बिहार से सामने आई है, जहां पर पप्पू यादव ने 10-10 लाख रुपए का चैलेंज दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के दोनों विधायक चुनाव हार रहे हैं, बल्कि दोनों उप मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं। एक तो चुनाव हारेंगे तारापुर से डिप्टी सीएम
भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको भी इस बार चुनाव में काफी ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ा और बुरी तरीके से हार की संभावना उनकी है। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट विजय सिन्हा की विधानसभा सीट लखीसराय से है। दोस्तों पप्पू यादव का दावा है कि लखीसराय तो 100% चुनाव हार रहे हैं विजय सिन्हा, यानी विजय सिन्हा के चुनाव हार और जीत पर 10 लाख रुपए लगाने को तैयार हो गए पप्पू यादव। वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, आप लोग तय करिए आप लोग क्या इस पर राय देना चाहते हैं। दोस्तों लिखकर जरूर बताइए अगर आप भी मानते हैं पप्पू यादव 100% गारंटी के साथ अगर ऐसा बोल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो 10-10 लाख रुपए का शर्त लगाने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी अगली बार बिहार में नहीं बनाएगी, क्योंकि कई सारे बड़े बड़े जो उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है या तो वो चुनाव हार जाते हैं या अगली बार उनको हटा दिया जाता है। ऐसा ही मान सकते हैं दोस्तों कि अब विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी बुरी तरीके से हारेंगे चुनाव। लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब जिसमें अभी तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल घोषित किए जाएंगे दोस्तों, लेकिन नीतीश कुमार अचानक से दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए पहुंच गए। दोस्तों नीतीश कुमार इस तरीके से अचानक से दरगाह पर पहुंचे हैं चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, तो इससे लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या ताकत है। अचानक से नीतीश कुमार का इस तरीके दरगाह पर जाना कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज भेज रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं भनक है कि उनको इतनी सीटें मिलेगी कि शायद वो अकेले सरकार नहीं बना पाएंगे, तो जरूरी है कि सबको साथ में लेकर चला जाए और जब जब दरगाह का दौरा करेंगे तो जरूर फिर इंडिया गठबंधन के साथ में इनकी करीबी और ज्यादा बढ़ने वाली है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी दोस्तों, वो थी तेजस्वी यादव के द्वारा जो दावा किया गया था उसकी चर्चा। यानी तेजस्वी यादव ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से बिहार में चुनाव जीती है जब भी 60% से ज्यादा मतदान का प्रतिशत रहा है और इस बार भी 60% टप चुका है मतदान का प्रतिशत। तो क्या अब तेजस्वी यादव जबरदस्त वापसी करने वाले हैं? सवाल तो उठेगा ही उठेगा दोस्तों। और बिहार में चुनाव और मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक एग्जिट पोल लगातार अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के दावे कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन एक बात जो सबको पता है कि वो ये है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। जबरदस्त मुकाबले में कौन जीतेगा ये बड़ी असमंजस की स्थिति है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जल्द कुछ बड़ा फैसला महागठबंधन के द्वारा लिया जाएगा और तेजस्वी यादव तो 18 तारीख को शपथ लेने की भी तैयारी कर चुके हैं, इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सीमांचल के 11 सीटों में से पिछली बार ओवैसी को 5 सीटें मिली थी, लेकिन अब सीमांचल के अंदर मुस्लिम मतदाता वापस से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की ओर लौट आए हैं दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी के तमाम प्रयास के बावजूद स्थिति बाई चुनाव में उस तरीके की नहीं बन रही है जो बननी चाहिए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की सीमांचल क्षेत्र में इस बार एआईएमआईएम की स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण फायदा राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी को मिलेगा दोस्तों, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अब प्रशांत किशोर से सवाल पूछा जा रहा है कि तमाम एग्जिट पोल में तो नीतीश कुमार 50 का आंकड़ा टप जा रहे हैं और नीतीश कुमार को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, तो ऐसे में क्या अगर नीतीश कुमार को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है तो क्या ये बात सही है या फिर उनको बड़े स्तर पर सहयोग मिल रहा है? अगर आप भी मानते हैं कि सही जवाब दिया गया है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और प्रशांत किशोर लंबी राजनीति करने के लिए बिहार में मौजूद है दोस्तों, उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए और बिहार की राजनीति करनी चाहिए। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बने दोस्तों, इसीलिए बीजेपी ने दावा किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाकर कि तुरंत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से 13 लाख लोगों के नाम बंगाल के वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया गया है दोस्तों। भाजपा वाले अब वोटर लिस्ट सॉल्व करने के लिए, वोटर लिस्ट के अंदर लोगों के नाम कटवाने के लिए इतने ज्यादा कोशिश बंगाल में कर रहे हैं कि अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी भी इस पर करारा जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं व्याकुल दिखाई दे रही है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में तृणमूल कांग्रेस का संघर्ष और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी भी अग्रेसिव हो रही है और तृणमूल कांग्रेस भी अग्रेसिव है। दोनों के बीच में कई जगह पर हाथापाई देखने को मिल सकती है। साथ साथ बिहार चुनाव के नतीजे 14 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले जेडीयू के प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह ने अपने समर्थकों के साथ में जश्न मनाना शुरू कर दिया है। 14 नवंबर को अनंत सिंह की जीत पक्की है ऐसा दावा करते हुए उनके समर्थक ने 23,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र के अंदर टेंट पंडाल लगा दिया दोस्तों। और भोज में 50,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इन लोगों को इसलिए आमंत्रित किया जा रहा है क्योंकि अनंत बाबू एकदम श्योर है, अनंत सिंह श्योर है कि उसको जीत मिल ही रही है दोस्तों। हालांकि इस पर हत्या करवाने के आरोप लगे थे। दुलार चंद यादव की हत्या से जुड़े मामले को लेकर एक जबरदस्त नाराजगी लोगों के बीच में थी इसे लेकर। ऐसे में दोस्तों क्या लोग वोट देने के लिए घर से बाहर निकले भी है या नहीं निकले हैं? अगर आप भी मानते हैं कि अनंत सिंह ने जो हरकतें की है, जो अनंत सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों, अनंत सिंह को चुनाव तो नहीं जीतना चाहिए, लेकिन देखते हैं स्थानीय स्तर के लोग क्या फैसला लेते हैं दोस्तों। और सूरज भान की पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में उतरी हुई है, तो डटकर मुकाबला चल रहा था। ऐसे में दोस्तों कहीं कोई हाथापाई की ऐसी खबर सामने नहीं आई, मारपीट की खबर सामने नहीं आई, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या
क्या अनंत सिंह को जानबूझकर जेल में डाला गया था चुनाव से पहले, ताकि माहौल अपने पक्ष में किया जा सके, और बाद में पलटी मार ली गई और जेल से छोड़ दिया गया। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरीके से अपडेट आपको लगातार आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप लोग भी अपनी राय जरूर देते रहिएगा दोस्तों, और बताइए कि आपका खुद का सर्वे क्या बताता है। क्या आपको लग रहा है अंदाजा बिहार के चुनाव में किस दिशा में चुनाव आगे बढ़ रहा है। और जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक बार फिर से देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।